जैसे NaCl, ये भी पदार्थ है, क्योंकि इसमें क्या है, मोलिक्यूल है। यदि हम एक NaCl या वाटर को लेते हैं, वाटर भी क्या है, एक पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ है, तो इसमें क्या है, H2O हो गया। तो H2O क्या मोलिक्यूल है, तो पानी में क्या होगा, पानी का सबसे जो छोटा कण होगा वह मेरा H2O होगा। पानी का जो सबसे छोटा कण होगा वो H2O होगा, यानी पानी किससे बना हुआ है, वाटर इज मेड अप ऑफ मोलिक्यूल। लेकिन मान लेते हैं केवल अगर सोडियम ले लेते हैं या एल्युमिनियम ले लेते हैं, तो एल्युमिनियम भी क्या, सोडियम भी मेटल पदार्थ है, ये भी है। तो ये क्या होता है, क्या होगा, केवल एक ही एटम का बना होगा, ठीक है, एक ही एटम का बना होगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये कोई भी पदार्थ हो सकता है, या एटम का हो सकता है, या मॉलिक्यूल का हो सकता है, ठीक है। तो इतना समझ लिए कि केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में अध्ययन करते हैं, उससे ये संबंधित है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑल मैटर्स आर मेड ऑफ स्मॉल एंड टेनी पार्टिकल्स। जितना भी मैटर है वो तो उसी एटम्स एंड मॉलिक्यूल का बना होगा, ठीक ना। तो मैसेज लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन एक और तरह से भी दिखा सकता है, ठीक ना। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मैटर, ठीक है। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मैटर, यानी केमिस्ट्री क्या है, पदार्थों का विज्ञान है। केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है कि मैटर होता क्या है, पदार्थ होता क्या है, ठीक है। तो मैटर क्या होता है, मैटर एनी थिंग्स दैट हैव मास and occupy space is known as मैटर, ठीक है। मैटर क्या है, तो एनीथिंग, कोई भी वस्तु होगा जिसके पास कुछ मास होगा, यानी वजन होगा, कुछ जगह छिकेगा, जगह रिक्वायर करेगा, उसको हम मैटर कहते हैं, ठीक ना। तो क्योंकि मैटर तीन अवस्था पाया जाता है, थ्री स्टेट ऑफ मैटर होता है। तो एग्जाम्पल के हम लिख सकते हैं, वाटर, एयर भी लिख सकते हैं, ठीक, पेन, जान लीजिए। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर का क्लासिफिकेशन यानी पदार्थ का वर्गीकरण। तो किसी पदार्थ को उसके गुणों के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है, एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन को ही हम लोग फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, ठीक है।
और इसको क्या कहते हैं, ये कंपोजिशन के आधार पर ये बांटा गया है, ठीक ना। इसमें भी क्या होता है, किसका किस कंपाउंड का क्या बनावट है, क्या स्ट्रक्चर है, उसके आधार पर इसको बनाया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं, ठीक। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को देखते हैं। कोई भी पदार्थ तीन अवस्था में पाया जाता है। किसी पदार्थ की तीन अवस्था है, मात्र तीन होती है। एक चौथा भी होता है प्लाज्मा, जिसका अभी कोई चर्चा है लेकिन अभी मेरे सिलेबस में वो नहीं है, ठीक। तो ये क्या होते हैं, फिजिकल स्टेट। मैटर हो गया, ये फिजिकली तीन भागों में बटा होता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसको हम लोग हिंदी में ठोस कहते हैं, इसको द्रव कहते हैं, और इसको हम लोग गैस कहते हैं, ठीक है ना। इसका डिफिनीशन एनसीईआरटी में दिया गया है ना। सॉलिड्स है, सॉलिड्स हैव डिफिनिट डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक। ठोस का शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होता है, डिफिनिट होता है, ठीक है। लिक्विड्स लिक्विड्स हैव डिफिनिट वॉल्यूम but not have but not definite definite shape। इसका डिफिनिट शेप नहीं होता है, ठीक है। गैसेज have neither definite shape nor definite volume, ठीक है। they completely occupy they completely occupied occupied space in the container in which they are placed। इसमें भी है, they take the shape of container in which they are placed। कहने का अर्थ होता है कि सॉलिड हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक ना। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम द स्पेस occupied
by things is called is is called its volume। पहले वॉल्यूम होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के द्वारा किसी वस्तु के द्वारा अधिकृत किया गया जगह तो हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि मार्कर जितना जगह छेकेगा उसका वॉल्यूम अलग होगा, ये डिब्बा जितना जगह छेकेगा इसका वॉल्यूम अलग होगा। सबका वॉल्यूम क्या है? अलग अलग है, आयतन अलग अलग है। ठीक, लेकिन इसका वॉल्यूम तो सेफ होता है, इसका वॉल्यूम तो डिफिनेट होता है, लेकिन शेप डिफिनेट इसका नहीं होता। ठीक है, और इसका क्या होता है? जैसे जो हम नाइदर डिफिनेट शेप, इसका कोई डिफिनेट शेप भी नहीं होता है, नॉट डिफिनेट वॉल्यूम, इसका कोई वॉल्यूम भी नहीं होता है। ठीक ना, दे कंप्लीटली ऑक्युपाई स्पेस, वो पूरा जगह को छेक लेता है। इन इन विच स्पेस इन द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस। ठीक ना, यानी जिस कंटेनर में गैस को रखेंगे वह क्या करेगा? पूरा जगह एक्वायर कर लेगा। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर भी एक कंटेनर है। ठीक है, यहां मान लेते हैं कि यहां पर 1 लीटर 1 लीटर वाटर रख दिए। ठीक है, तो ये जगह छेकेगा लेकिन इतना ही छेकेगा। ठीक है, इतना खाली रहेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि यहां भी दूसरा कंटेनर है, यहां भी हमने क्या किया? 1 लीटर कोई गैस रख दिया। ठीक ना, तो ये क्या करेगा? ये फुल्ली कंटेनर में क्या होगा? ये फैल जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? जितना भी कंटेनर है पूरा जगह स्पेस क्या करेगा? ऑक्युपाई कर लेगा, पूरा ये फैल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये देखना है कि सॉलिड का डिफरेंट शेप और वॉल्यूम क्यों होता है, कारण क्या है, और इसका जो डिफिनेशन है, इसका वॉल्यूम क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक, लेकिन शेप डिफरेंट नहीं होता है, इसका क्या कारण है? और गैसेज में दोनों डिफरेंट इंडिफरेंट होता है, इसका क्या कारण? ठीक है, तो इसको हम बाई फिगर से देखते हैं। ठीक है, सॉलिड का हम कुछ फिगर बनाते हैं। जैसे कोई कंटेनर हो गया, इसका भी एक कंटेनर है, इसका भी कंटेनर है। ये सॉलिड है, ये मेरा क्या है? पार्टिकल है। ये सब पार्टिकल है। ये सभी पार्टिकल है। अब यहां पर ध्यान देना है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। ये भी क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में भी
पार्टिकल्स में बी एटम्स या मॉलिक्यूल। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, या तो कोई एटम हो सकता है या कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। जैसे यदि मान लेते हैं यह एल्युमिनियम का कोई पदार्थ है, तो एल्युमिनियम का कोई पदार्थ है तो ये केवल एल्युमिनियम की एटम से ही बना हुआ है। ठीक है ना, ये वन टाइप्स ऑफ एटम है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई NaCl हो गया, हो सकता है ये नमक और पानी का भी घोल हो सकता है। ठीक ना, कुछ भी हो सकता है, या नमक भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, तो ये हमारा मॉलिक्यूल होगा। ये भी क्या होगा, छोटे छोटे कण का बना होगा, लेकिन हर एक कण एक मॉलिक्यूल होगा, और हर एक मॉलिक्यूल में Na और Cl होगा। ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल में Na और Cl होगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, हर एक कण क्या होगा, एक ही प्रकार के ये कणों का बना होगा, जो कण होगा हमारा एल्युमिनियम का कण होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या हम डिफर देख रहे हैं, अब सॉलिड का संरचना देखने से हमको ये पता चलता है कि सॉलिड का कण क्या है, एक दूसरे से काफी सटा हुआ है। ठीक है, काफी सटा हुआ है, यानी क्लोज है ये। ठीक ना, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, क्लोजली पैक्ड लिख सकते हैं। क्लोजली पैक्ड है ये। ठीक है, क्लोज है, सटा हुआ है। अब इसमें देखते हैं इसका पार्टिकल क्या है, ये इस पार्टिकल से थोड़ा सा भिन्न है, अलग है। तो अलग है तो इसको क्या हो सकता है, इसकी अपेक्षा क्या है, ये क्लोज नहीं है ना, तो क्या होगा, ये लूजली पैकेट। ठीक ना, एज कंपेयर टू सॉलिड, बहुत लिखने की जरूरत नहीं है ना, यानी इसकी तुलना में क्या है, ये लूज है। ठीक है, अलग अलग है। और ये क्या है, ये हमारा वेरी लूजली पैक्ड है। ठीक है, ये लूज है कि वेरी लूजली पैक्ड। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। its particles its particles are far away from each other, यानी गैस का जो पार्टिकल है एक दूसरे पार्टिकल से बहुत दूर दूर, एक साथ नहीं है। ये थोड़ा सा लूजली पैक तो है, लेकिन एज ये लिक्विड की अपेक्षा क्या है, ये क्लोज होगा। ठीक ना, और सॉलिड की अपेक्षा क्या होगा, ये लूज होगा, है ना। तो मॉडरेट भी कहते हैं, मॉडरेट मीडियम। ठीक ना, पहला प्रॉपर्टी आ गया। दूसरा प्रॉपर्टी हम इसमें देखते हैं क्या दिखाई पड़ता है, ये इसमें क्या होगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये बहुत कम आपस सटा हुआ है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है तब कोई पदार्थ एक दूसरे में काफी नजदीक आता है। ठीक है, तो इसमें इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इसका स्ट्रॉन्ग होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा ना। इसको लिख देते हैं IMF, यानी इंटर मोलिकुलर फोर्स। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, अट्रैक्शन
between two atoms, two force of attraction between two particles. Force of attraction between particles are very strong, very स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, हमने यहाँ पार्टिकल का प्रयोग इसलिए कर दिया कि पार्टिकल एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल हो सकता है, दोनों पार्टिकल है, इसलिए हम पार्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, लेस देन सॉलिड, यानी लेस या लेजर देन सॉलिड। ठीक है, इंटरमोलिकुलर्स क्या होगा, लेस देन या लेजर देन, भी लेस भी कर सकते हैं और ये रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेस देन सॉलिड, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो जीरो है, यहाँ तो हाई नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल है ना, क्या नेग्लिजिबल है या क्या है, वेरी लो, यानी वेरी वेरी लो है। ठीक है, या लेस है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बहुत ही कम है, या इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का अर्थ हो गया कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, लिक्विड में क्या है, ठोस की अपेक्षा कम है, और गैस में क्या है, दोनों की अपेक्षा कम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक, अच्छा, उसके बाद चलते हैं, तीसरा है इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है, वेरी लेस, क्या है हमारा, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है, बहुत कम है, लेस है, कम है। ठीक ना, या वेरी लेस, इसको हम क्या कह सकते हैं, बहुत कम है, वेरी लेस। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम है, किसमें, ठोस में होगा। ठीक ना, अच्छा, अब आते हैं लिक्विड में। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस मोर देन सॉलिड से कुछ ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि इससे कुछ ज्यादा होगा, इसका पार्टिकल अलग अलग है, इसमें क्या होगा, स्पेस होगा, ये जो दोनों के डिस्टेंस दिखा दे रहा है ना, ये क्या होता है, एम्प्टी स्पेस ऑफ टू पार्टिकल्स, इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर। ठीक है, इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक है, तो पार्टिकल भी हम लिख सकते हैं, एटम भी लिख सकते हैं, मोलिक्यूल भी लिख सकते हैं, है ना। पार्टिकल इसलिए हम लिख रहे हैं कि पार्टिकल छोटा कण होता है, और हमारा एटम भी हो सकता है और या मोलिक्यूल भी हो सकता है, इसलिए हम पार्टिकल का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें किसी को। अच्छा, अब आता है इसमें इंटर मोलिकुलर स्पेस,
क्या होगा? वेरी लार्ज, बहुत बड़ा होगा। क्या होगा? वेरी लार्ज। ठीक है, बहुत बड़ा होगा इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 4-3 पॉइंट हो गया है ना, इसको मिटा दे तो लिखना है। चौथा पॉइंट हो गया है ना, चौथा तो हो गया है। हाय, हाँ जी। अब है क्या कि कंप्रेसिबिलिटी है ना, ये होगा क्या? सॉलिड क्या होगा? सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेसिबल का अर्थ होता है दबने योग्य, ये दबेगा नहीं। ठीक ना, क्यों नहीं दबेगा? क्योंकि इसके बीच जो है दो कण के बीच की जगह नहीं है, तो दबेगा नहीं। ठीक ना, यह होगा स्लाइटली कंप्रेसिबल। ठीक ना, इसको भी निग्लिजिबल बोल सकते हैं। स्लाइटली कंप्रेसिबल मतलब कि थोड़ा सा की बात है, लेकिन ये भी इसको नेग्लेक्ट किया जाता है कि क्योंकि इसके पास जो होता है पार्टिकल भर ही इसका जो बॉन्डेज होता है वो लूज होता है। लिक्विड का जो बंधन होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, लेकिन बहुत ज्यादा स्पेसिस में नहीं होता है, इसलिए ज्यादा दबने की बात नहीं है। या स्लाइटली मान लो किसी कारणवश स्लाइटली हल्का सा ये दबे, ठीक ना, लेकिन इसको भी नेग्लेक्ट हम कर सकते हैं, ज्यादा दबता ये नहीं। ठीक, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है गैस। ये क्या है? हाईली कंप्रेसिबल। ये हाईली कंप्रेसिबल है। क्यों कंप्रेसिबल है? क्योंकि इसके दो कणों के बीच की दूरी काफी है। जब दो कणों के बीच की दूरी काफी है, स्पेस इसके बीच ज्यादा है, तो ये इजिली बीच में क्या होगा? बहुत दबेगा। ठीक ना, इसलिए कहीं भी सिलेंडर में या कहीं भी टायर में कहीं भी हवा फंसते हैं तो क्या होता है? वो दबते भी जाता है, यानी कंप्रेस है। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉलिड हमारा क्या है? दबने योग्य नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, ये क्या होगा? स्लाइटली कंप्रेस्ड वो होगा, इसको नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं, ये भी दबता नहीं है। इसका प्रमाणित है कि अगर सिरिंज में अगर पानी भरकर दबाया जाए तो वो दबता नहीं, चूंकि रहता है लिक्विड में, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्लाइटली हम लिख दिए हैं। ठीक, और ये क्या होगा? हाईली कंप्रेसिबल होगा, ये बहुत ज्यादा दबेगा। ठीक है, इसमें तो डिफर आ गया समझ में। अब आता है फ्लूइडिटी, रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है कड़ा। ठीक है ना, कड़ा या कठोर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कड़ा होता है। ठीक ना, ये फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, ये फ्लो नहीं करेगा, है ना, कैन नॉट फ्लो। क्योंकि ये कड़ा है, इसमें बहाने की प्रवृत्ति नहीं है, उसको जहां रख दिया जाएगा उसी जगह पर रहेगा। ठीक ना, और ये क्या है? फ्लूइड्स है। फ्लूइड्स है ना, इट्स कैन फ्लो, इट कैन फ्लो। ठीक है ना, ये आराम से फ्लो होगा, है ना। फ्लूइड्स का अर्थ होता है द टेंडेंसी ऑफ फ्लो, माने एक स्थान से दूसरे जगह स्थान पर आराम से ये चला जाएगा। ठीक ना, और ये क्या होगा? ये भी हमारा फ्लूइड्स है। ठीक है, ये भी क्या होगा? इट कैन फ्लो फास्ट
है ना, इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन। अच्छा दिखाई दे रहा, साफ दिखाई दे रहा है। ये फ्लो होगा और ये भी फ्लो होगा। ये फ्लो होगा, पानी को फटाते हैं तो फ्लो होगा, हो जाएगा। लेकिन ये फ्लो होगा, लेकिन क्या होगा, बहुत फास्ट होगा। अगर एक बार गैस का लीकेज हो गया तो बहुत तेजी से फैलता है, और ये ऑल डायरेक्शन में इसका क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक ना। लेकिन ये ऑल डायरेक्शन में नहीं होगा, है ना। इसमें फ्लो में थोड़ा सा डिफर आ जाता है कि ये फ्लो होता है अपवार्ड टू लोवार्ड। पानी जब ऊपरी सतह से निचली सतह की ओर, ठीक क्या होगा, ये फ्लो होगा। लेकिन गैस क्या होगा, ये नीचे से ऊपर फ्लो हो सकता है, उसको जहां इच्छा होगा वहां फ्लो हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक ना। डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन में क्या होगा, इसमें कम होगा, इसमें क्या होगा, ठोस की अपेक्षा ज्यादा होगा, ठीक ना। इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। इसको नहीं लिख रहे हैं तो समझने की बात है, ठीक ना। क्योंकि डिफ्यूजन का अर्थ होता है, जैसे मान लेते हैं कि एक अगरबत्ती ठोस रूप में है, वहां रख देते हैं, तो जितना हमको सुगंध देगा उससे ज्यादा सुगंध जब उसको जला देंगे तो देगा, है ना। डिफ्यूजन का मतलब होता है एक दूसरे में घुल मिल जाना, ठीक ना। अब ये कहता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, इसमें क्या होता है, लेस। सॉलिड में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी लेस होता है। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। जिस ऊर्जा पा करके कोई भी कण गतिमान होता है, ठीक है ना। इसके बारे में आगे पढ़ना है। कोई किसी भी कण को उस ऊर्जा को पा करके क्या होता है, वो गतिमान होता है, उसको क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसके बारे में आगे पढ़ना है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, लेस होगा, कम होगा, ठीक ना। इसका काइनेटिक एनर्जी मोर देन सॉलिड, ठीक है। मोर देन सॉलिड का मतलब होता है ठोस से ज्यादा, है ना। ठोस से ज्यादा या अधिक, ठीक है, ठोस से अधिक होगा, कोई दिक्कत किसी की नहीं है। अब आता है इसमें, इसका जो काइनेटिक एनर्जी जो होगा क्या होगा, वेरी हाई, वेरी हाई, ठीक है। एज कंपेयर टू, वेरी हाई है ना, इतना ज्यादा वेरी हाई एज कंपेयर टू किसका, सॉलिड और लिक्विड का, ठीक है ना। तो इसमें सबका प्रॉपर्टी है, गुण है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अच्छा, अब आता है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। अब सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड को गैस में कैसे कन्वर्ट होगा, क्या उसमें कार्बन हो सकता है, ठीक ना। इसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। इसको मिटा दें। ठीक है, इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर। जैसे मान लेते हैं कोई सॉलिड है, फिर सॉलिड से हमको लिक्विड में चेंज करना है, फिर लिक्विड से हमको गैस में चेंज करना है, ठीक है। इस बात को जान लीजिए कि पदार्थ तो की तीन अवस्था होती ही है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन सभी पदार्थ तीनों अवस्था में नहीं पाया जाता, ठीक है।
और वाटर हो गया, कुछ ही पदार्थ है जो कि तीनों अवस्था में पाया जाता है, सब नहीं पाया जाता। जैसे मान लेते हैं कि इसको हम वाटर को लेते हैं, ये H2O हुआ, ये भी H2O हुआ और ये भी H2O हुआ। ठीक है, तीनों पानी ही है यानी वाटर। ये हो गया आइस फॉर्म, ठोस अवस्था में है लेकिन है तो पानी है। ये क्या है, ये लिक्विड फॉर्म है, ये लिक्विड में है लेकिन है तो पानी है। और ये क्या है, गैस फॉर्म है लेकिन क्या है, पानी है, वेपर फॉर्म में है, पानी तो है। ठीक ना, इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको हीट करेंगे। हीट करेंगे, हीट करेंगे तो क्या होगा, ये मेल्ट होना शुरू करेगा, पिघलेगा, पिघल कर कहां चला जाएगा, ये लिक्विड में। जब लिक्विड को हम हीट करेंगे, लिक्विड को जब हम हीट करेंगे तो कहां चला जाएगा, ये गैस में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम गैस को कूल करेंगे। अगर गैस को हम ठंडा करेंगे तो गैस इसमें कन्वर्ट होकर के आएगा लिक्विड फॉर्म में। अब इसको जब हम कूल करेंगे तो किस में बदल के आएगा, ये लिक्विड फॉर्म है ना। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है ना, ये मैटर को हम लोग चेंज कर सकते हैं बाय हीटिंग और कूलिंग। इट कैन चेंज है ना बाय हीटिंग और कूलिंग। ठीक है, तो मैटर को हम लोग ठोस अवस्था में दो तरीका से कर सकते हैं, या तो हीट करेंगे या हम ठंडा करेंगे। जब ठोस से हमको लिक्विड में बनाना है तो हमको हीट करना होगा, और अगर लिक्विड से हमको गैस में बनाना है फिर भी हीट करना होगा। यदि गैस से हमको लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो ठंडा का करना पड़ेगा, और इससे अगर हमको लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हमको ये ठंडा करना पड़ेगा। ठीक ना, तो हीट करने का अर्थ होता है कि टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे। एक और तरीका है समझने का, ठीक है, जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड और गैस। ठीक ना, जब समझाए थे, इसका जब टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, और लिक्विड में कम हो जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। इसमें क्या होगा, फिर टेम्परेचर क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे, तो लिक्विड का टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो हमारा कहां चला जाएगा, गैस में चला जाएगा। ठीक ना, और तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर मेरा घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट होता है, गैस से यदि हमको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर को हमको घटाना होगा। स्वाभाविक बात, दोनों एक ही है ना, तो प्रेशर मेरा बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमें टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। ठीक है, प्रेशर क्या ये हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, बात वही है जो इसमें है तो इसमें। ठीक है, तो इसमें मेरे समझ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम इसको मिटा दें। नेक्स्ट डे हम बताएंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इवोपरेशन क्या होता है। ठीक, और उसमें क्या क्या फैक्टर आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ता है कब घटता है। जैसे मान लेते हैं कि वाटर हो गया H2O, सब जानता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, ये बॉइलिंग होना शुरू हो जाता है।
लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन है कि वाटर हमारा 100 डिग्री पर सेंटीग्रेड पर नहीं बॉयल होगा। उसके लिए हो सकता है कि 105 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो जिसको हम लोग फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन, ठीक ना। इसके बारे में हम नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे, ठीक। यदि वीडियो अच्छी लगी लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, ठीक। अगर कहीं से कोई कमी बेसी छूट गया हो तो उसको कमेंट के द्वारा इंफॉर्मेशन करना, ताकि हम उस कमी को पूरा कर सके। जय हिंद।